वीपी सिंह, हमारे प्रेसिडेंट खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, और मिनिस्टर था कल्चर का जगमोहन। जगमोहन। अच्छा, लेकिन लैंप किसने जलाया? अहमद फराज और गुलजार। वो शख्सियत थी उनकी। नहीं, मैंने किया हाँ हाँ, कि नहीं हर ऑफ कोर्स। जगह हाँ हाँ, राजनीतिक नेताओं को क्यों कहते हैं लैंप जलाओ। सही बात मैंने है। तोड़ी वो रिवायत, और मैंने कहा 2 कवि जलाए गए लैंप। हाँ और वो इतना इम्प्रेस हुए वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा इसने रिवायत तोड़ी है, मैं भी रिवायत तोड़ूंगा। कि हैदराबाद हाउस में सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट्स के डिनर होते हैं, मैं आप सबका डिनर हुआ करूँगा। ओके सारे डेलीगेट्स को वो हैदराबाद हाउस जाके डिनर खिलाया। ओके, ये तो मतलब मतलब जब से आज़ादी मिली है, पहली दफ़ा ये हुआ कि हैदराबाद हाउस में हेड्स ऑफ स्टेट्स नहीं, ऑर्डिनरी राइटर्स का डिनर हुआ। ऐसा होता नहीं है यूजुअली। कभी भी होता नहीं है कि ये हम सुने कि पहली दफ़ा हैदराबाद हुआ, हाउस में आखिरी दफ़ा आखिरी दफ़ा हुआ। ना, उसके बाद हुआ ना पहले हुआ। बस तो मुझे ये लगता है कि मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे को आपसे पूछना था कि जब पार्टीशन हुआ 1947 का, एंड आपकी फैमिली पाकिस्तान से इंडिया आई, जैसे सिमिलर वे माय फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। अच्छा, हाँ, माय ग्रैंडफादर, बोथ ऑफ माय ग्रैंडफादर grandparents, they came from Bangladesh during the partition, and तो वो क्या मतलब, मैंने अपने दादा दादी से तो बहुत कुछ किस्से सुने हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या था वो, मतलब कुछ if you can- ऐसा था कि 47 का शुरू और 46 का एंड मुसलमानों ने हिंदुओं सिखों को भगाना शुरू कर दिया था। 46 का एंड, 47 का बिगनिंग। ये उसको हम दंगे नहीं कह सकते, उसको हम कत्लेआम कह सकते हैं। दंगा होता है जब दोनों साइड आपस में डंडा सोटा जाके भिड़ गए। यहाँ तो बेचारे हिंदू सिख चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, और हमलावर आते थे ढोल बजाते हुए, तलवारें लिशकाते हुए, और वो सुंदर सुंदर लड़कियों को उठा के ले जाते थे। Hundreds of girls committed suicide by jumping into the wells. कुआं में छलांगे लगा लगा के क्या मुसलमानों के हाथ में न पड़े, ये होता था। वहां से भाग भाग के ये जो रेफ्यूजीज थे पोठोहार, रावलपिंडी, वहां दंगे शुरू हुए थे। वहां से भाग के वो लाहौर आया, क्योंकि सबको पता था कि लाहौर सेफेस्ट जगह। वो तो गांधी कहता था पार्टीशन होने दे देंगे, ओवर माय डेड बॉडी ही सेड। फिर भी अगर होता है पार्टीशन, कोई नेचुरल बाउंड्री तो होनी चाहिए। द ओनली नेचुरल बाउंड्री वाज रावी दरिया, और लाहौर रावी दरिया के इस तरफ था, उस तरफ था। मतलब रावी दरिया अगर बाउंड्री होती है तो लाहौर इस साइड में आता था, ऑन द ईस्टर्न साइड। तो लाहौर तो कभी कोई किसी ने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान में जाएगा। अच्छा, मतलब ये सब कभी लोग किसी ने ये उम्मीद ही नहीं सोचते करी थी कि थे लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अगर पार्टीशन होगा तो नेचुरल बाउंड्री रावी दरिया बनेगा, और कोई थी नहीं, कोई पहाड़ नहीं वहाँ, कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं सिवाय रावी दरिया का। तो रावी दरिया के इस तरफ आता था लाहौर, इसलिए सारे भाग भाग के लाहौर आते थे कि लाहौर सेफेस्ट है।
क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वो तो एक अंग्रेज ने नक्शा बिछाया, लाल पेंसिल ली मोटी मारकर और यूं कर दिया। उस गधे को हिंदुस्तान का कुछ पता नहीं था, कहाँ दरिया है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ क्या है। उसने तो एक लाइन खींच दी और लाल लाइन थी लहू की लकीर, खून की, और उस तरीके से लाहौर उधर चला गया। लेकिन जब लाहौर का भी फैसला नहीं हुआ था तो मुसलमान हिंदू सिखों को डरा के भगा रहे थे। तो सारी सारी रात नारे आते थे, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। तो हम लोग बच्चे थे, सब लोग अपनी अपनी छतों पे खड़े होके जवाब देते थे, बोले सो निहाल, हर हर महादेव, ये बताने के लिए हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागते हैं। और उनका मोटर्स ऑपरेंडी जो था मुसलमान गुंडों का, ये था कि मकानों के नीचे मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़कना। सब खिड़की खिड़की होती थी, दरवाजे दरवाजे लकड़ी का, आजकल की तरह लोहे के तो होते नहीं थे। तो वो आग लग जाती थी, पूरे घर के अंदर भुन जाते थे लोग। ये जो आप बता रही हैं, ये हमारी फैमिली में भी इंसिडेंट हुआ कि मेरे नाना जी बताते हैं कि वो 13 भाई बहन थे और उन्हें बस एक दिन रात को एक आदमी आया दौड़ता हुआ और उन्होंने बोला कि पार्टीशन हो रहा है, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदू हैं, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि उनके मम्मी के हाथ में जितना सामान आ सकता था, हाथ में इंसान जितना सामान ले सकता था, उन्होंने उतना सामान अपने 6-7 बच्चे सबको लेकर, एक जॉइंट फैमिली थी, सब घर के बाहर निकले और उनकी आंखों के सामने उनका घर जला दिया गया था। वो खड़े रह गए वहाँ पे, वो कुछ नहीं कर पाए और रातों रात बॉर्डर क्रॉस कर कर कलकत्ता आए वहाँ से। ये मेरे नाना जी थे जो कलकत्ता आए। मेरे दादाजी त्रिपुरा चले गए, वो बांग्लादेश के उस हिस्से में थे जो त्रिपुरा से करीब था। अच्छा, तो वो त्रिपुरा अगरतला चले गए। तो ये जो आप बोल रही हैं बहुत रिलेटेबल है कि आग लगा देना। और वो रैडक्लिफ साहब की एक लाइन थी जो उन्होंने पता नहीं किस किस पैमाने पे एक लाइन खींच दी थी। पैमाना कोई था ही नहीं, he had just to draw a line, he drew a line। अच्छा, तो ये होता था, हम छत पे हैं, दूर से आग की लपटें दिखाई देती थी, तो एवरीबॉडी गेस वो शहाल में जल रहा है, वो डब्बी पदार्थ जल रहा है, वो चूना मंडी चल रही है। अंदाजा लगाते रहे किस डायरेक्शन में डरते हैं। तो डरते थे कि कल हमारे साथ भी ये होगा। लास्ट जो इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि रात के वक्त एक आदमी चिल्लाता हुआ भाग रहा है, हमारे नीचे सड़क थी और सामने एक गली थी, वो भाग रहा है, उसके पीछे 5-6 लोग भाग रहे हैं और अचानक उसकी चीख की आवाज आई, भागते हुए बंदे, और वो गिर गया सड़क पर और वो जो 5-6 थे वो भाग गए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है कि उस जमाने में जब कत्ल करते थे, छुरा पेट में घूम दिया, पीठ में घूम दिया, गर्दन में घूम दिया, तो भाग जाते थे। लेकिन उसके बिल्कुल उलट 84 में हुआ, जब जलते हुए आदमी को देख के आसपास खड़े होकर लोग भगड़ा डालते थे। जब सिखों का कत्ल हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहले भाग जाते थे। जूस का भी कत्ल हुआ यूरोप में, लेकिन कोई भगड़ा नहीं डाला किसी ने, उनको चुपचाप गैस चैम्बर में ले जाके गैस खोल दी, मर गए, लाशें उठाई।
उनका जो करना रख गया। ये जो भगड़ा डालने वाली बात है, हंसना एक जलते हुए आदमी की चीखें सुन के, ये पहली दफा दुनिया की हिस्ट्री में हुआ है 84 में। खैर हम चले गए। 84 वाली बात पर भी तो मैं आऊँगा आपसे। तो वो जो आदमी चिल्लाता था गिर गया, अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं, ये पता लगा मर गया। लेकिन सुबह जैसे ही रोशनी शुरू हुई सूरज की, तो मेरी माँ ने कहा उसके पेट के पास उसकी हाथों का ढेर है। हम सब ने देखा वो गिरा हुआ है, उसके पेट के पास उसकी हाथों का ढेर था। That was the last moment we could endure. हमने कहा अब नहीं रहना, अब भाग चलो। उसके हाथों के ढेर ने हमें भगा दिया। तो हमने, मेरे फादर ने कहा रास्ते में सामान देख के भी कत्ल हो रहे हैं, एक बक्सा लो। हम 4 जने थे, मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई। तो चारों के कपड़े एक बक्से में डालो, 2-2, देखा जाएगा आगे जो होगा। तो अब वहाँ से भाग के हम हर साल जाते थे कश्मीर, हर साल। मेरे फादर को पहलगाम बहुत पसंद थी। पहलगाम, हाँ। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ भी तो मुसलमान है। तो शिमला में मेरी मासी रहती थी, तो मासी के पास चलते हैं। मासी को फोन कर दिया कि हम आ रहे हैं। तो हम गाड़ी में बैठ के शिमला पहुंच गए और सारा कुछ पीछे छूट गया। मेरे दादा दादी बोले कि बुड्ढों को कुछ नहीं कहते, हम तो यही रहेंगे, हम नहीं जाते शिमला। वैसे भी मेरे दादा दादी को हाई ब्लड प्रेशर था, पहाड़ में वैसे भी खतरनाक होता है डर। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है आप आराम से बैठे रहो। जब 14 और 15 की रात को हम तो सो गए दोनों बच्चे, तो मेरे पिताजी रेडियो कान को लगा के और मेरे मदर बैठे रहे। जैसे ही अनाउंस हुआ लाहौर उतर गया, मेरे फादर तो रो के बेहाल, मेरी माँ रो के बेहाल। और मेरे फादर कहे मैंने अभी जाना है लाहौर, अपने माँ बाप को निकाल लिया। मेरी माँ बोली अगर उनकी जिंदगी बची होगी वो मिलिट्री के साथ आ जाएगा, क्योंकि सिखों को नहीं छोड़ते थे। सिख आसानी से पहचाना जाता है, और उनको पता था अगर सिख हट गए तो शायद हिंदू भी नहीं भागेंगे। सिखों को भगाओ तो हिंदू भागेगा, सिख को नहीं छोड़ते थे। तो मेरी माँ ने कहा कि मैंने नहीं जाने देना। मेरे फादर ने मैं तो जा रहा हूँ, और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। 12 दिन रास्ते में गाड़ी कभी रुके, कभी मॉब अटैक करे, कभी मॉब जब आ जाए तो गाड़ी से उतर के मुसलमानों को मारे लोग, ये सब होता रहा रास्ते में। तो हमने साथ पहुंचते वो 12 दिन में। फिर आगे कोई वाघा क्रॉस नहीं करने देता था कि सिख को वाघा नहीं क्रॉस करने देना, मारा जाएगा। तो उनको मिल गए खुशवंत सिंह के चाचा जी उज्जवल सिंह, वो बाद में गवर्नर बने थे। वो उस वक्त उनकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ से लड़की हैं अपनी जो रह गई है उनको ढूंढ के लाना। तो उनके पास जीप थी, 2 बॉडीगार्ड थे, ड्राइवर था। तो मेरे फादर ने कहा मुझे ले चलो अपने साथ, तो वो ले गए। तो मेरे फादर को कैंप में मिल गए मेरे दादा दादी। फिर उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। उनको कहा कि मेरे घर मुझे ले जा सकते हो। उसने कहा पहले मैं देख आऊँ घर की हालत क्या। उसने फ़ोन किया, आप बिल्कुल सोचिए भी नहीं वहाँ जाने का। वहाँ अमृतसर की प्रॉस्टिट्यूट्स आके बैठ गई है, और उनके वो जो होते हैं मर्द, वो छुरे लेके घूम रहे हैं कि और रेफ्यूजीज। बहुत बड़ी हवेली थी हमारी,
चैम्बरलैंड रोड पे, हम्म, कि और रेफ्यूजी ना आके उनमें घुस जाए, सारा हवेली उनके पास रहे, वो छुरे लेके घूम रहे। तो मेरे फादर को कहा कोई बहुत इम्पोर्टेंट कागज वागज हो तो बता दो, वो मैं कोशिश करता हूँ। मेरे फादर ने कहा तो मेरा गुरु ग्रंथ साहब ले आओ। पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे वो। तो मोहम्मद यूसुफ गुरु ग्रंथ साहब को एक हरे कपड़े, शायद उसने कुरान शरीफ का कपड़ा लपेटा कि किसी को शक न पड़े, और वो रख कर गाड़ी में ले आया। तो मेरे फादर सिर पे उठा के अपने माँ बाप को लेकर वापस आए। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि फिर पता नहीं कब मिलना है यार, मैं तुम्हें वागे तक छोड़ रहता हूँ। तो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मेरे फादर को और मेरे दादा दादी को वागे तक छोड़ के गए। तो ऐसे हमारे पाकिस्तान से भाग के फिर यहाँ के तो कोई, हम शिमला में थे, शिमला में सर्दियाँ शुरू हो गई। मेरे फादर ढूंढ रहे थे कहाँ रहे, हर जगह रेफ्यूजी कैंप्स थे बस। फिर उनको मिला एक, उनका वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका एक मरीज मिल गया जो जलंधर में कमिश्नर था। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं देता हूँ आपको घर। तो जो इवैक्यूए प्रॉपर्टी थी जो मुसलमान छोड़ के भाग गए थे, वो बहुत बड़ा घर था, उसकी खिड़कियाँ ही थी 100 खिड़कियाँ शायद, इतना बड़ा घर था। उस कहता है ये मैं अलॉट करता हूँ, तो वो अलॉट हो गया। मेरे फादर फिर हमें जाके शिमला से ले आया। फिर वहाँ हैजा फैल गया, कुछ हुआ, कोई उनके पुराने मरीज सारे दिल्ली पहुंचे हुए थे, वो गए गाड़ी लेकर, डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे हैं और हम बेचारे दिल्ली में बैठे, आप चलो। हमें वो अपनी गाड़ियों में बिठा के दिल्ली ले आए, बस दिल्ली में आ गए। ये तो आपने जितनी चीज़ें बताई कि मतलब जो बुरी चीज़ें आपको याद थी, कोई ऐसा इंसिडेंट, अच्छा इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, जिसको आपने कहीं ऐसे अंदर छुपा के रखा है कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसिडेंट, वेरी गुड मेमोरी फ्रॉम लाहौर की, फ्रॉम लाहौर? लाहौर की यही थी कि मेरे स्कूल के पास एक शिमला पहाड़ी थी। शिमला पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी थी, लेकिन इतने छोटे छोटे रास्ते, पगडंडियाँ, इतने फूल, इतनी बेलें, हम वहाँ सैर करने जाते थे। एक वहाँ लॉरेंस गार्डन था जहाँ कहना के फूलों की क्या क्यारियाँ थी, हर रंग के कहना, ऐसे जैसे रंगीन चादरें बिछी हुई हो। हाँ, फिर गुरुद्वारा था डेरा साहब, गुरुद्वारा डेरा साहब। जहाँ गुरु अर्जन, उनको आपको पता ही है, गरम तवे पे बिठाया गया, गरम रेत डाली गई, गरम उनको रेत कत्ल डाली। किया गया। जो आखिरी उन्होंने कहा मैंने नहाना है, तो रावी के किनारे उनको नहाने के लिए ले गए, वहाँ वो समा गए। तो वो गुरुद्वारा है वहाँ डेरा साहब, वो याद है। और रावी दरिया याद है, सावन के महीने में खास करके वहाँ झूले पड़ते थे। और मेरे कज़न थे, उनको बोटिंग का बड़ा शौक था, वो हमें बोट पे बिठा के ले जाते थे रावी दरिया पे। अच्छा। और मेरी एक ही फ्रेंड थी जिसका नाम था किश्वर, स्कूल में। हाँ, अब पूरे स्कूल में सिर्फ एक मुसलमानी, किश्वर, और वो मेरी सहेली, क्योंकि वो एक ही थी और अकेला महसूस करती थी। 7वीं में हमें कुकिंग सिखाते थे, तो दो दो लड़की मिलके खाना बनाती थी। उसके साथ तो कोई मिलने को तैयार नहीं, मुसलमान के हाथ का खाना नहीं, तो मैं और वो इकट्ठे खाना बनाती थी।
अच्छा। टीचर आती थी, हाँ हाँ करती थे, बड़ा अच्छा है, क्योंकि टीचर ने भी तो मुसलमानी के हाथ का नहीं खाना था। हाँ। तो सारा खाना हम खूब मजे से खाते थे अकेले। ये किश्वर की बात सुनाते मुझे याद आया कि मुसलमान दोस्त हो सकता था, लेकिन मुसलमान के हाथ का खाना बना था। मेरे नाना जी के एक ही फ्रेंड थे बहुत क्लोज, उनका नाम था हाजी साहब। तो हाजी साहब के घर जब भी कोई अच्छी डिश बनती थी, मेरे नाना जी को ले जाते थे, मुझे भी वो ले जाते थे। हाँ हाँ चुपचाप खा लेना, नानी को नहीं बताना, ना माँ को। हाँ हाँ। हाजी साहब के घर खा के आई हूँ। और स्टेशनों पर, हर स्टेशन पर बड़ी बड़ी टैंकी होती थी हाँ स्टील की, हाँ हाँ। पानी की। एक बार लिखा होता था हिंदू पानी, दूसरे बार लिखा होता था मुसलमान पानी। ना हिंदू मुसलमान के पानी को हाथ लगाता था, ना मुसलमान को इजाजत थी हिंदू के पानी को हाथ। हिंदू पानी, मुसलमान पानी। पानी का कोई धर्म होता है क्या? जी जी जी, ये मैंने अपनी आँख से बहुत, जैसे चित्र बना हुआ मेरे आंखों के सामने, हिंदू पानी मुसलमान पानी। एक दफा मैं और मेरी नानी, हम कभी कभी चले जाते थे ननकाना साहब, 2 घंटे का रास्ता था गाड़ी में। मैं इसलिए जाती थी कि वो रास्ते में बड़े पराठे और उनकी आलू की सब्जी बड़ी अच्छी बनाती थी मेरी नानी, वो खाने को मिलती थी। वो मुझे ननकाना साहब से क्या लेना था। तो रास्ते में, गाड़ी में, एक मुसलमान ने अपना बुर्का यूं किया हाँ, और कहा, नहीं तू जसोदा है। मेरी माँ नानी का नाम था जसोदा। नहीं हाँ। तू जसोदा है। उन्होंने कहा हाँ। तू फलानी है, उसका नाम बताया। हाँ, दोनों गले मिली जोर से। हाय कैसा बचपन था, हम अमरूद तोड़ के खाते थे, हम आम खाते थे, कहा गया सब कुछ। उसके बाद मैंने अपनी नानी को यूं कहा, मैंने कहा भाभी जी भूख लगी है, मतलब निकालो पराठे। तो उन्होंने उसको कहा अपनी सहेली को, पैन पर होके बह जा, कुड़ी ने रोटी खानी है, तुम जरा दूर बैठो, क्योंकि वो मुसलमानी थी, मुसलमानी के सामने रोटी नहीं खा सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा ही था, ऐसा ही था। उन्होंने कहा हाँ हाँ जी सदके, खा खा कुड़िए रोटी, वो परे होकर बैठ गई। It was taken for granted. आज भी ये चीज़ होती है कई दफ़ा कि कम्युनल हेट्रेड है, बहुत है आज भी, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ही है कम्युनल हेट्रेड। नहीं, लेकिन वो एक कॉल, चीज होती है हेट्रेड, दूसरी चीज होती है उसको जिंदगी का नॉर्म बना लेना। बोले जी ऐसा ही है, हम्म, हेट्रेड नहीं थी उसमें। हाँ, उसमें ये था कि ये ऐसा ही है, मुसलमान के हाथ का नहीं खाना, मुसलमान की आंखों के सामने नहीं खाना। आज हम शायद इतना आगे आ गए हैं कि वो बात होती है कि हिंदू जो है वो झटका खाएगा और मुसलमान जो है वो हलाल खाएगा। लेकिन अब वही है कि दोस्ती ऐसी हो जाती है एक पॉइंट पे कि ईद पे अगर बिरयानी बनती है तो हम जाके खा लेते हैं और हम ये बिल्कुल नहीं और पूछते कि क्या। हाँ झटका है या हलाल है। अच्छा दूसरा, एक कहावत थी हम्म, कि खाना बनाने वाला मुसलमान होना चाहिए, अच्छा। चौका हिंदू का होना चाहिए, हम्म, बड़ा साफ होता है। बड़ा साफ होता है। खाने वाला सरदार जी होने चाहिए, डट के खाते बिल्कुल सही बात है। हो। और मुसलमान जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, हाँ हाँ बिल्कुल, वो उनके तो हाथ में जादू होता है। हाथ में जादू। और पुश्तैनी है,
बादशाहों के घर में काम किया हुआ है लोगों ने। अब ये जितनी चीज़ें हम खा रहे हैं, समोसा भी बोल दें तो ये तो अरब की पैदाइश है। हम बिरयानी खा रहे हैं तो ये हम कलकत्ता में जाते हैं, कलकत्ता, मैं बंगाली हूँ तो कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता बिरयानी खाते हैं। माछे झोल। माछे झोल। तो कलकत्ता बिरयानी खाई जाती है तो लोग बड़े गर्व से बोलते हैं ये झटके वाला कलकत्ता की बिरयानी है। और क्या। हाँ, तो अब काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि कैसे आया कलकत्ता की बिरयानी, कैसे बिरयानी बनी। कलकत्ता ने इजाद नहीं करी है बिरयानी। बिरयानी वाजिद अली शाह लेकर आए थे लखनऊ से। हाँ हाँ, वो लेकर आए लखनऊ की बिरयानी। अच्छा, बिरयानी तो हमारे लखनऊ की भी नहीं हर थी, जगह वो बनते। पर्शिया से आई थी। 13th सेंचुरी अराउंड वो इंडिया आई थी। तो अच्छा, ये इस मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो बिरयानी उस दफ़ा आई थी 13th सेंचुरी में, वहाँ से यहाँ। फिर लखनऊ से इम्प्रोवाइज़ होकर वो वाजिद अली शाह एग्ज़ाइल में यहाँ आए कलकत्ता, और यहाँ के टेम्परामेंट के हिसाब से उन्होंने बिरयानी में आलू पड़ता है, कलकत्ता की बिरयानी में, तो वो यहाँ लेकर आए। अब यहाँ पे कौन क्या फ़र्क पड़ता है कि झटका है या हलाल है, जिसको पसंद है वो खा लेता है। और क्या। तो लेकिन एक बात है, नॉट रिलीजियसली, हम्म, लेकिन मुसलमान जैसे जबा करते हैं वो बड़ा क्रूर वे है। धीरे 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 कलमा पढ़ पढ़ के मारना है तो मारो साले को, नहीं उसको धीरे धीरे जबा करना है, वो बड़ा क्रूर वे है। ये तो अब उनका रिलीजियस ओपिनियन है। नहीं, पर बड़ा क्रूर है। अच्छा, पूरा वेस्ट के यूं करके कलमा पढ़ के करते हो खटाक, वो तो मशीनें है, आदमी थोड़ी काटते हैं वहाँ, मशीनें है, खड़ा रह दो लाइन में, खड़ा खड़ा खड़ा। सही बात है। फिर अब वानी मुसलमान वो भी तो खा रहे हैं। जिसको खाना है वो तो खा ही लेता है। हम नहीं, नहीं सवाल पूछते। ये है कि हर यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में हर जगह मुसलमान है, ऑफ कोर्स। और जो मीट खाते हैं वो तो मशीनें काटती है, वहाँ तो जगह ही नहीं है तो ऐसी बनी हुई। मशीन तो कलमा नहीं पढ़ रहा होगा। और क्या। एक और सवाल ये था कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी बोला था कि यू रोट फॉर सीक्रेसी, इन सीक्रेसी फॉर ऑलमोस्ट 10 years। नहीं, ऐसा था, मेरे फादर को पसंद नहीं था अच्छा। मेरा लिखना। शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था। ओके। चुपचाप लिख के मैं भेज देती थी, मैगजीन्स में छप जाता था। अच्छा। और वैसे भी मैं समझती थी कि ये बचकाना जैसे शौक के लिए लिखा हुआ। 10 साल बाद एक पब्लिशर आए मेरे साथ पास, जो कि पंजाबी के सबसे बड़े पब्लिशर। उन्होंने कहा अपनी कहानियों में से 15 छाट के मुझे दे, मैं किताब छापता हूँ। तो मेरी पहली किताब 1960 में छपी थी, 60 और 61। उसका नाम था गुल बांधो। 10 साल चुपचाप लिखने के बाद, मैगजीनों में छपने के बाद ये किताब छपी, और इसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो आपको कभी ऐसा आजकल लोग ना बड़ी जल्दी में है, जैसे किसी ने कविता लिखी मेरे पास लाते हैं, तो इसका प्रीफेस लिख दो। मैं कहती है ये पहली किताब है, दूसरी नहीं है तो पहली। मैं कहती हूँ सारे जो आर्ट है उसमें एक लफ्ज है रियाज। जो आर्टिस्ट है वो पेंट करना शुरू करता है, कहीं 10 साल के बाद उसकी एग्जीबिशन लगती है। एक नाचने वाला आज नाचना शुरू करता है, 10 साल के बाद उसकी बारी आती है स्टेज पे चढ़ने। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला 10 साल रियाज करता है, फिर उसकी बारी आती है स्टेज पे चढ़ने को। एक लिखना ही ऐसा है कि आपने 4 नज़्में अपनी प्रेमिका के लिए लिख ली और सोचते हो कि किताब छपनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रियाज की आदत नहीं है।
लेखन में ये कमी है। अभी मेरे पास एक आई थी, उसने मेरे पास बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, तो मेरे को साहित्य फेलोशिप, साहित्य अकेडमी का फेलोशिप मिल रहा था। मैंने कहा चल तू भी आ जा, तूने जो लिखा था वो पढ़ देना। बम्बई से उसको मंगाया, मेरी टिकट, IISc में उसका रखा, मेरे पैसे, जाने लगे, उसको बड़ा सा गिफ्ट भी दिया। और वो सबको, साहित्य अकेडमी वालों को जिनको मिली, कहा कि अगले साल मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए। अभी उसकी चौथी किताब लिख रही हो, फिर मेरे पास आई, ये जो मैं किताब लिख रही हूँ जिसमें आपका आर्टिकल है, ऐसे कुछ और आर्टिकल होंगे, आपने लेके देना है मुझे अगले साल साहित्य अकेडमी अवार्ड। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, प्यारी कुलबीर, मैंने पहली किताब मेरी छपी थी 1960 में, मेरे को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1986 में, 26 साल के बाद। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा मुझे अवार्ड चाहिए। सही बात है। तो यही धर्म होना चाहिए लिखने वाले का, कि लिखते जाओ, जब मिलेगा तब मिलेगा। वो रूठ गई है, चिट्ठी का जवाब दिएगा। फिर मैंने उसको लिखा कि तू मेरी चिट्ठी से नाराज हो गई हो तो मैं अपने वापस लेती हूँ, तू कम से कम चिट्ठी का जवाब तो दे दिया। रूठ गई। मतलब सिर्फ किताब इसलिए लिखी गई ताकि अवार्ड मिल सके। हाँ, रियाज रियाज का जो चीज है वो लिखने की दुनिया में नहीं है। ये तो हर जगह है। जब जैसे मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा है थोड़ा बहुत, तो मेरी जो गुरु हैं वो मुझे ये कहती थी कि आपने क्या सीखा? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वोकल्स, वोकल, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल, क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल। क्लासिकल। हाँ, तो मेरी जो गुरु थी वो मुझे ये चीज़ ज़रूर कहती थी कि बेटा संगीत जो है वो साधना है। तो साधना, हर प्रकार का जो भी आर्ट फॉर्म है वो साधना है। साधना और रियाज, ये मतलब यू हैव टू वर्शिप इट। ये लिखने वालों की दुनिया में नहीं है। आपने मुझे फैज़ अहमद फैज़ के बारे में भी बताया था ऑफ कैमरा। फैज साहब हमारे बहुत करीबी दोस्त थे। उनकी बेटी आर्टिस्ट है। हाँ। और वो अल्पना की दोस्त है। अच्छा, ओके। और एक दफा हमारे घर आके अल्पना के स्टूडियो में एक पलंग है, वहाँ सोई भी हुई है, गई है कुछ दिन। फैज साहब हमेशा IIC में रहते थे, इंडिया इंटरनेशनल, जो मिलने आते थे। और उनकी बीवी ब्रिटिश थी, और जेल में रहे बहुत देर, क्योंकि हर एक के खिलाफ बोल रहे हैं हुकूमत के, जो जेल में ही रहना। जनरल जियाउल हक के अगेंस्ट। फिर वो चले गए एग्जाइल में, बैरूत। बैरूत से आराम से वीज़ा मिल जाता था, आ जाते थे। पाकिस्तान से तो वीज़ा ही नहीं मिलता था। पहले वीज़े पाकिस्तान से किसी राइटर को मैंने दिलवाए, 2 साल लड़ाई कर करके, क्योंकि मैंने सोचा कि हर दफा हम यही पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हो गया, इतने मारे गए। उनके तो ढेर हो गए, हमारे शहीद हो गए, यही है ना। तो कुछ पॉजिटिव क्यों ना हो, राइटर मिले, आपस में बात करें पीस की, अपने मुल्क में जाके आर्टिकल लिखे, कुछ पीस की बातचीत चले। तो हमने मिनिस्टर को पूछा, कहते हैं नहीं नहीं, पाकिस्तानी राइटर को वीज़ा नहीं मिलता। 2 साल मेरी लड़ाई चली, मिनिस्टर से लेके नीचे तक। 10 वीज़े मैंने मंजूर करवाए, 10 टॉप मोस्ट राइटर यहाँ आए। पहली दफा उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पर पाँव रखा,
उनमें से कोई ऐसे भी थे जो यहाँ से उड़ के गए थे, उनको तो लगा अपने घर वापस आया। उसमें अहमद फराज थे, अहमद फराज, इंतजार हुसैन, अहमद नदीम कासमी, अख्तर हुसैन अख्तर, सिफ्तुल हसन जागम, मोहम्मद मंशा याद वगैरह 10 थे। और पहली इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई। मैंने सोचा 10 आ रहे हैं, दिल्ली के 50-60 हो जाएंगे, तो मैंने त्रिवेणी बुक किया, नया बना था त्रिवेणी कला संगम। त्रिवेणी का एक ऑडिटोरियम, एक तो कला संगम है, गैलरी है, हाँ हाँ। साथ ही बनाया ऑडिटोरियम। उसकी 640 सीटें है, तो बुक किया। आपको पता है कितने लोग आए? 6000 से ऊपर। जिन्होंने सुना, क्योंकि वहाँ बंदे को नहीं देख सकते, किताबें तो आती है, किताबें पढ़ते हैं लोग, हमारी किताबें वहाँ पढ़ी जाती हैं। तो मतलब हैदराबाद से जिलानी मालो आ रही है, अलीगढ़ से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं, पंजाब सारे राइटर यहाँ। जो मालिक थी सुंदरी श्रीधर आंटी, उससे कहा नए नए मेरे कारपेंटर सारे खराब हो रहे हैं, इतने लोग क्यों बुलाए? क्या मैंने नहीं बुलाया, आ गए, मैं क्या करूँ इनका। लोग दीवार के साथ बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, एक एक कुर्सी पे दो दो जने बैठे हैं। इतना हंगामा था 4 दिन। और हमारे राइटर्स में से टॉप राइटर्स ने कहानियाँ पढ़ी। वो कवि दरबार नहीं था, वो आसान होता है। मैंने कहा कहानी दरबार करो, विच इज मुश्किल। तो कमलेश्वर जी ने हिंदी कहानी पढ़ी, सबसे बड़े उर्दू राइटर जोगिंदर पाल, उन्होंने उर्दू कहानी पढ़ी। पंजाबी कहानी किससे पढ़ी याद नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। सब कहते हैं तू पढ़, मैंने कहा नहीं, मैं होस्ट हूँ। हम खाना खाते थे नथू के ढाबे पर, ठीक है, और त्रिवेणी के सामने ही गली में जेएनयू का गेस्ट हाउस था, गोमती। हाँ हाँ, कोपरनिकस के पहले है वो, कोपरनिकस रोड के पहले। 40 रुपए का कमरा। कुछ वाकफियत थी जेएनयू में, कुछ हमें चाहने वाले लोग थे, उन्होंने दे दिए कमरे 10। और वो मैंने किया था। उसके 1 महीना बाद गुलाम अली को पाकिस्तान एम्बेसी ने बुलाया, द फेमस गजल सिंगर। गुलाम अली का नाम सुना हुआ? यस ऑफ कोर्स, कौन नहीं सुना है गुलाम बुलाया अली को। पाकिस्तान एम्बेसी ने, एम्बेसी में गाने के लिए। तो उसको जो लेने आए थे हवाई जहाज से एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान एम्बेसी के अफसर, उनको कहा कि वो अजीत कौर का घर कहाँ। उन्होंने कहा हमें पता है, क्योंकि उससे इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कर दिया। कहते पहले मैं वहां जाऊंगा, फिर एम्बेसी जाऊंगा। वो आगे आके ढाए मेरे पैरों पे से रखा गुलाम अली ने, और कहा आपने हमारे लोहे के दरवाजे तोड़ दिए। कोई फैसला मुझे कह गए थे कि देख, किसी और के में इतना दम नहीं है कि सर पे कफन बांध के लड़ाई लड़े। तू गवर्नमेंट को मना और विजय ले राइटर्स के लिए। वही कह गए थे। वो कहते हैं आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राइटर को या गाने वाले को, आर्टिस्ट को बुलाया। मैं आया हूँ आपकी वजह से, आपने हमारे लोहे के दरवाजे तोड़े। हारमोनियम कहाँ है आपके घर में? मैंने कहा हारमोनियम है, दिया।
कहते हैं पहली गजल हिंदुस्तान में मैं आपके घर में गाऊंगा। क्या बात हमने है। पड़ोसियों को आवाजें दी, जल्दी हो जल्दी हो। 15-20 लोग आ गए, उसको हमने पराठा खिलाया, लस्सी पिलाई। हमने कहा उतनी देर पाकिस्तान एम्बेसी के भी अफसर थे साथ, हमने बुलाया और उसने पहली गजल, हम नीति बाग में थे, पहली गजल उसने हमारे घर में नीति बाग में गाई। उसके बाद ये सारा आना जाना नुसरत फतेह अली खान फलाने फलाने जो आए हैं, उसके बाद आया, टूट गए ना दरवाजे। ये कौन से साल की बात है? ये है 1987। 87। क्योंकि उसके बाद मुझे ये पता है कि इकबाल बानो भी आई थी यहाँ पे, उनका कई भी आए एक हैं, कॉन्सर्ट हुआ। और वो आई जिसको वो वो जो सिनेमा भर के गाती है, क्या नाम है उसका? आबिदा परवीन। है आबिदा आबिदा परवीन। आबिदा आबिदा परवीन। परवीन। कई आए हैं, उसके बाद तो आते ही गए आते ही गए। मेहंदी हसन भी आया, मेहंदी हसन साहब आए थे। मैडम नूरजहान भी आई थी एक दफ़ा। नूरजहान भी आए, गले पे वो बांध के पटका था, गले पे बांध के रखती थी लाइनें ना दिखे। हम्म। खैर पुरानी बातें हो। अब आपने और पाकिस्तान के राइटर, हम्म, मैं हर साल करती हूँ 1 या 2 सार्क राइटर्स फेस्टिवल, सार्क लिटरेचर फेस्टिवल। टिल 2014 हर फेस्टिवल में कम से कम 25 लोग पाकिस्तान से आते रहे। लेकिन 2014 में एक सार्क समिट होती है हर 2 साल के बाद, बारी बारी से हर कंट्री में। हमारे कंट्री की बारी थी 2007 में, क्योंकि मैंने शुरू से ही, मिनिस्ट्री ने मुझे कहा था करो, मैंने कहा मैं कर तो दूंगी, मेरे सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं अफगानिस्तान को जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि हमारे सिविलाइजेशन लिंक है। जब आप सार्क बना रहे थे आप भूल गए, मैं उसको दुरुस्त करूंगी, अफगानिस्तान के राइटर्स को बुलाऊंगी। तो मैंने अफगानिस्तान के राइटर्स को 2000 में 4 राइटर, एक का तो नाम मुझे याद है लालजाद, दूसरा राशिद साहब थे, 2 और थे, और दरी में पश्तो में गा गा के सुनाते थे, फिर उसके अंग्रेजी ट्रांसलेशन सुनाते थे। तो 2007 में सार्क समिट हुई दिल्ली में, मनमोहन सिंह बैठे थे एज हेड, तो करजाई होता था प्रेसिडेंट अफगानिस्तान। उसने कहा हमारे लोग तो 2000 से यहाँ आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब 7 कंट्री से सार्क, उसने कहा 8वां हमें बना लो। मनमोहन सिंह ने कहा चलो बना दिया, तो 8वां मुल्क अफगानिस्तान बना बिकॉज ऑफ। बाप रे। इट्स अ ग्रेट स्टोरी। फिर जो सार्क बना था 85 में, उसमें कल्चर नहीं था, उसमें खाली था ट्रेड बढ़ाओ और एक दूसरे की पॉवर्टी में हेल्प करो। हेल्प किसने करनी है? बड़ा मुल्क इंडिया है, उन्होंने डाल दिया, जहाँ भी गरीबी होती है बाढ़ आती है इंडिया हेल्प करता है, और ट्रेड बढ़ाओ। 85 में हुआ, मैंने 86 85 में ये पढ़ा, मैंने कहा गधे है, कल्चर के बिना क्या सार्क को क्या ना था। तब मैंने शुरू किया था लड़ाई, तब 87 में इंडो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हुआ। और जब 2000 में मैंने किया, तो 2001 में जो सार्क समिट हुई काठमांडू में, उन्होंने कहा मरा हुआ सार्क जीवित कर दिया अजीत कौर ने, और
अजीत कौर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सार्क एपेक्स बॉडी बना दो। मतलब द ओनली बॉडी विच कैन डील विद कल्चर इन 7 कंट्री, तब 7 थे, 8वां 2007 में हुआ। अफगानिस्तान। और हम कल्चरल विंग हैं सार्क सेक्रेटरी, लेकिन सार्क इस वक्त मरा पड़ा है, नहीं कोमा में है, क्योंकि 2014 में सार्क समिट होनी थी इस्लामाबाद में। मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा इस्लामाबाद, छुट्टी हो गई, सार्क समिट ही नहीं हुई। 10 साल हो गए सार्क समिट ही नहीं हुई, कुछ होता ही नहीं सार्क में, सिर्फ हम ही करे जा रहे हैं। हम उसका नाम रखा है फोर्सवाल सार्क, फोर्सवाल फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, हमारा सार्क लिटरेचर फेस्टिवल। हमारा पिछला हुआ था नवंबर में, अब फिर नवंबर में होने वाला है। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी कि इस तरीके से सार्क में अफगानिस्तान जुड़ा। और अच्छा, और अमेंड किया चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अमेंड करी कि अजीज कौर ने नई लाइफ लाई है और इसको कल्चर डालो इसमें, तो उन्होंने ट्रेड के साथ कल्चर जोड़ा, अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ इट। मुझे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल था मेरे मन में कि जब भी हम आपके बारे में कहीं पर भी सर्च करते हैं, गूगल पर, विकिपीडिया पे, कहीं पर भी, सो आपकी सबसे फेमस क्रिएशंस में एक है खाना बदोश। क्या? खाना बदोश जो आपने हाँ, किताब लिखी थी, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ऐसा है कि आई हैड 2 daughters। जो छोटी वाली थी वो उसने शुरू किया फ्रेंच का एमए, ओके। अभी फर्स्ट ईयर में थी, शी टॉप GNU। तो उसको 2 महीने के लिए उन्होंने भेजा फ्रांस घूमने के लिए, स्कॉलरशिप। वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया एंड शी डाइड इन फ्रांस। और मैं इतना रोती थी, अमृता प्रीतम रोज मुझे फोन करती थी, मिलने आती थी, कहती थी तू रोना बंद कर, इसके बारे में लिख, तब तेरे यहाँ से कील ठुका हुआ जो है वो निकलेगा। तो आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ खाना बदोश। फिर साथ कुछ और चैप्टर जोड़े और किताब छपी। खाना बदोश का पहला चैप्टर है 101। And और मेरे फादर ने दोनों बेटियों के नाम DDA के फ्लैट रजिस्टर करवाए थे, 10-10 हजार देखो। मैंने कहा था हमने रहना ही नहीं DD के फ्लैट से, डिबिया माचिस की डिबिया में कौन रहेगा, हम तो किराए पे रहेंगे बड़े मकान में। खैर, तो वो छोटी थी क्योंकि माइनर थी, इसलिए उसका मकान मेरे नाम से उन्होंने कर दिया रजिस्टर। 6-7 साल के बाद वो बने मेंबर पार्लियामेंट के फ्लैट साकेत में, लाल लाल ईंटों के, बहुत खूबसूरत। और मैं थी तब एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मेरी भी पर्ची निकल आई। वो जब पर्ची निकली तो वो फ्रांस में थी, उसका नाम था कैंडी। मैंने कहा वो आएगी तब कब्जा लेगी, ताकि उसको ये रहे कि मेरा घर है। वो आई नहीं। फिर जगमोहन जो वाइस चेयरमैन थे DDA के, वो बड़े दोस्त थे मेरे, वो आए, कहते हैं पागल वहाँ कोई कब्जा करके बैठ जाएगा, तू ताला तो लगा, वहाँ कोई अच्छा काम कर उसकी याद में।
वहाँ ही एकेडमी शुरू हुई थी। आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यहाँ की लड़कियाँ घूमती रहती थी, उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाना, वोकेशनल ट्रेनिंग। एकेडमी was started there. ओके। That is the beginning of the academy. सो आपने ये कोई शौक में नहीं शुरू हुआ, ये एक दर्द से शुरू हुआ। स्टार्टेड विद अ पर्पस। सो आपने अभी एक चीज़ बोली कि आपको अमृता प्रीतम जी ने ये बोला था कि आप लिखना शुरू करें तो जो भी अंदर है नहीं, आपके इसके दर्द है। बारे में लिख। हाँ हाँ, इस इंसिडेंट के बारे में। तो आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम जितने लोग हैं हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो दुख है ही, तो लिखना अगर हम चाहिए। लिखना शुरू करें तो वो कम हो सकता है। हाँ, और उसमें थोड़ी थोड़ी मलम लग जाती है, मतलब वो कारपेट के अंदर चला जाता है। और आपने ये वाला जो इंस्टीट्यूट शुरू किया ये बस वही वहीं से इजाद हुआ इसका भी। वही शुरू हुआ। फिर anyway, I was working for something commissioned by Indira Gandhi, Directory of Indian Women. और तब जगमोहन जो हादसे में उनके आई होते थे, मुझे हर 15 दिन बाद वो बुलाती थी ब्रेकफास्ट पे, बताओ क्या क्या हो गया। तो इन्होंने श्री फोर्ड रोड से लेके पंचशील तक जंगल होता था, या कुछ नहीं था, जंगल था। तो इंदिरा ने और जगमोहन ने मिलकर ये फैसला किया था कि 12 इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, बीच बीच में जंगल रख कर। और 1.5 एकड़ का एक इंस्टीट्यूशन, वो एक इंस्टीट्यूशन अलॉट हुआ था हमदर्द को, दूसरा मुझे हो गया। मैंने कहा कौन बनाएगा इसको, 1.5 एकड़ कौन वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बदल गई, चौधरी चरण सिंह आए, उन्होंने कहा जैसे है रहने दो, अभी सोचेंगे। उसके बाद फिर इंदिरा आई, सोनिया गांधी ने कहा एशियन गेम्स करानी हो, तो एशियन गेम्स के लिए ये सारा कुछ बदल गया। मैंने कहा मुसीबत खत्म हुई, कौन ये 1.5 एकड़ कौन संभालता। 10 साल के बाद डीडीए की चिट्ठी आई कि आपको नहीं चाहिए तो आपको एक चिट्ठी देनी पड़ेगी कि मुझे नहीं चाहिए, हम फाइल कैसे बंद करें। तो उस वक्त मेरे सितारे गर्दिश में थे, तो मैं गई, कहा देते हो, कहते हैं जहाँ हमदर्द को 30 एकड़ मिल गया 1.5 की जगह, बचा हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ दे देते आपको। मैंने कहा नहीं, इतनी दूर नहीं चाहिए। तो फिर कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में दे देते आधा एकड़। मैंने कहा इतना बड़ा लोग दे देते हैं, छोटा का है, सब हंसते थे, लोग बड़ी जगह मांगते हैं, ये छोटी मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा 1000 यहाँ पड़ा है। मैंने कहा यही ठीक है। तो वो मकान जो था साकेत वाला, वो बेच के ये खरीदी जमीन। उसके बाद ये बेच वो बेच वो बेच सब कुछ बेच, फिर पेंटिंग बाई पेंटिंग बिकती थी, आ जाओ बिल्डर को, खत्म हो जाते पैसे, अब जाओ घर, अगली पेंटिंग बिकेगी। अगली पेंटिंग बिकेगी तब तो होगा। ऐसे 8 साल में ये बड़ी बिल्डिंग। तो मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आप 90 इयर्स की हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। मैं 90 की हो गई मैं नवंबर में, तो मैं तो 20 ही साल का हूँ बस। तो आप मैंने कितने? आई एम जस्ट टर्न 22। 22। यस। सो आपका क्या मैसेज है हमारी जनरेशन के लिए, क्या मैसेज है? मेहनत, लगन, ईमानदारी और देश के प्रति जागरूक होना। हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं नेता लोग, हमें
हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है हम इकट्ठे होके उसके खिलाफ कुछ कह सके, लेकिन जागरूकता जरूरी है, कभी जरूरत पड़ सकती है हमारी भी। आज के टाइम पे देर मतलब क्योंकि बिकॉज यू आर अ राइटर, तो सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, और ज़्यादा है सेंसरशिप, शुरुआत से रही है। आपका उसके बारे में क्या थॉट है? ऐसा है, इमरजेंसी से ज्यादा सेंसरशिप तो कभी नहीं हुई, नहीं। नहीं हुई ना। इमरजेंसी में मैंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखा, सब कहते थे जेल में डाल देंगे, मैंने कहा देखा जाएगा। अमृता प्रीतम, सब पंजाबी राइटर्स के उसने पिटीशन बनाई, बहुत अच्छा हुआ, इमरजेंसी लग, बहुत अकल वाला काम हुआ, देश सुधर जाएगा, इंदिरा गांधी संभाल लेगी। पिटीशन बना के राइटरों के साइन कराया, मैंने नहीं किया। शिकायत गई इंदिरा गांधी के पास, इंदिरा गांधी ने मेरे साथ बोलचाल बंद, भाड़ में जाओ। तो मैंने साइन नहीं किए, और हिंदी से साइन कराया था श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा। उसको भी राज्यसभा सीट मिली, उसको भी राज्यसभा में साइन करवाने को। और मैं डरती नहीं किसी से, वैसे मुझे इतना डर लगता है, अब सैफ अली खान का हुआ, मैं सारी सीढ़ियाँ देखती रहती हूँ, कुछ छिपा तो नहीं है, वैसे वो डर है, लेकिन वैसे मैं नहीं डरती। इमरजेंसी के खिलाफ मैंने 2 कहानियां लिखी, छिपा के, जैसे गार्शिया छिपा के लिखता, सरीलिज्म। 2 कहानियां लिखी, एक थी मरने का मौसम, और दूसरी थी काले कुएं। और ये मैंने रेडियो पे पढ़ी, कर लो जो करना है, जिसको समझ आनी थी आ गई, जिसको नहीं आई अच्छा है। 2 कहानियां इमरजेंसी के खिलाफ, आई वॉज द ओनली राइटर इन पंजाबी, बाकियों का पता नहीं, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखा। ठीक है, आई थिंक वी विल वाइंड अप। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू। ये इतने सवाल थे मेरे, एंड आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप इतने अच्छे सवाल पूछ रहे थे, मैं जवाब जो दिन में आया यक्कड़ मार रही थी। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ आपसे, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, अच्छा, आपसे कुछ सीखने को मैं मिला। तो यक्कड़ मार रही थी।